नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा आखिरकार जुटाकर सबके हस्ताक्षर लेकर टीवी के नेता विजय इस समय मौजूद है, लेकिन उनको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की ओर से आमंत्रण का भी इंतजार है। अब तक 3 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टीवी के पार्टी अपना बहुमत सदन में साबित कर सकती है। वो चाह रहे हैं कि सारा कुछ उनके घर पर ही, यानी गवर्नर हाउस में ही, लोक भवन में ही हो जाए, उसके बाद फिर विधानसभा में भेजा जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें संवैधानिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक परंपराओं के प्रतिकूल हैं। तमाम संविधान विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गवर्नर साहब क्यों नहीं बुला रहे हैं विजय को सरकार बनाने के लिए, क्यों आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। वो अपना दावा पेश भी कर चुके हैं, दूसरी कोई पार्टी दावा अपना पेश कर भी नहीं रही है और ना ही इस स्थिति में है कि वो अपना दावा पेश करे। आखिर क्या कुछ चल रहा है इसके पीछे, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लगभग जो संख्या बल दिखाई पड़ रहा है, कम से कम 119 सीटें टीवी के नेता विजय के समर्थन में दिखाई पड़ रही हैं। बाकायदा वीसीके पार्टी ने भी, जो जिसके 2 विधायक हैं विधानसभा में, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। 118 सदस्यों की, 119 सदस्यों की ज़रूरत है, वो पूरा बहुमत उनके साथ है, लेकिन अभी भी उनको इस बात का इंतज़ार है कि गवर्नर साहब की मंजूरी कब मिलेगी उनको सरकार बनाने के लिए। क्या लग रहा है अब आपको कि अब बहुमत के इस आंकड़े को देखकर विश्वास कर पाएंगे, यकीन हो पाएगा गवर्नर साहब को, या अभी भी कुछ और उनको सबूत चाहिए? आपको मिश्रा जी पता होगा कि वहां पे एक जो जयललिता की एक सहयोगी थी शशिकला जी, उनके दत्तक पुत्र ने भी एक केस फाइल कर दिया है और ये कहा है कि वीसीके के जो 2 हस्ताक्षर करके समर्थन पत्र दिया गया है वो फर्जी है। मतलब यह है कि सारे कांटे हटाने की सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी करेंगे। शशिकला जी के बारे में आपको पता है, उनके जो दत्तक पुत्र हैं उनके बारे में आपको पता है, शशिकला भी काफी दिन जेल में रह के आई हैं। तो अगली मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु में जब भी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री पद की वो मुख्य दावेदार होंगी। जैसे आपने देखा शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, जिनके बारे में 6 साल पहले मोदी जी की वो एक पब्लिक एड्रेस बिल्कुल पब्लिक के सामने है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पैसे लेते हुए शुभेंदु अधिकारी, जो आपको पता है स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, 5 लोग उसमें स्टिंग ऑपरेशन में आए थे, उसमें एक शुभेंदु अधिकारी थे। 4 को तो अरेस्ट कर लिया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने अरेस्ट ना होने के बजाय वॉशिंग मशीन में आ गए थे, धुल के वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और आज वो वहां के मुख्यमंत्री हो गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है राज्यपाल महोदय जो है ये आग से खेल रहे हैं जी। बंगाल में इन्होंने जनमत का अपमान किया और ये तमिलनाडु में जो जनमत का अपमान कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है देश की एकता अखंडता के लिए, क्योंकि तमिलनाडु के जनता ने जो अप्रत्याशित वहां पे मैंडेट दिया है विजय को। और आप ये सोचिए ना, देखिए ये नहीं होता है कि साहब इतनी 300 सीटें हैं तो 150 का समर्थन पत्र लेके आइए। भाई जब असेंबली में आएगा और मान लीजिए डीएमके एब्सटेन कर जाए तो, अगर डीएमके चाहती है, कि वहां पे कोई हेरफेर ना हो, कोई जोड़ तोड़ ना हो, डीएमके एब्सटेन कर जाए, एआईडीएमके एब्सटेन कर जाए, भारतीय जनता पार्टी से एक विधायक है केवल, वो एब्सटेन कर जाए तो इनको विजय को मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में जितने विधायक उस समय मौजूद हैं जी, उनमें से उन्हें अपना कॉन्फिडेंस मोशन वो करना है। एक बार जब कॉन्फिडेंस मोशन मिल जाएगा उसके 6 महीने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आ नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र की अभी तक तो इनडायरेक्ट हत्या हुई है जी, और ये तमिलनाडु के अंदर डायरेक्ट हत्या हो रही है, जिसे कहते हैं ना गले में फंदा डाल के उनको फांसी में लटका दिया गया। ये उस प्रकार का एसिसिनेशन हो रहा है। भाई जब जनमत है, आपको पता है कि तमिलनाडु की जनता उसको चाहती है, अरे 6 महीने का टाइम दे दीजिए। 6 महीने के अंदर जो उसने किया है, अगर उसको मेंटेन कर पाएगा जनता उसको आशीर्वाद देगी, नहीं तो जनता विड्रॉ कर लेगी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसको उखाड़ फेंकने के लिए। ये तो हनीमून पीरियड है ना। भाई कहते हैं कि जो आदमी सत्ता में आता है 6 महीने तक जनता उसको कहती है कि भैया तुम रहो, और उस समय अगर कोई विरोधी पक्ष सड़क पे उतरता है कहते हैं यार गिव हिम टाइम, गिव हिम 6 मंथ्स। भाई अब देखिएगा 5 साल तक बंगाल के अंदर क्या कहा जाएगा। हम तो ममता बनर्जी की गंदगी हटा रहे हैं। अच्छा, गंदगी हटाते हटाते 15-20 साल निकाल देंगे, जैसे
12 साल तो यही निकल गए हैं। हाँ जी। तो अभी तक गंदगी ही हट रही है। अगर वो अमित शाह साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं घुसपैठिया एक भी नहीं घुस पाएगा, अरे भैया 11 साल से तो महाराज आप हो, असम के अंदर तो आप 10 साल से हो, अभी तक आपने घुसपैठियों को क्यों यहाँ रहने दिया? तो देखिए ये सब, और जिनको घुसपैठिया कह रहे थे वो बीजेपी का फट्टा पहनकर बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए। हाँ, तो देखिए अच्छा, ममता बनर्जी के घर के सामने किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। अच्छा, कम से कम वहां पे जो वामपंथी हैं वो सड़क पे उतर आए जी। अभी तो टीएमसी वाले सड़क पे नहीं उतरे, लेकिन वामपंथी उतरे। भाई देखिए, लोकतंत्र के अंदर विरोध करना, विरोध को प्रदर्शित करना, ये जनता का अधिकार है। लेकिन वहां पे देखिए लाल झंडे लेके वो सड़क पे उतर आए। अरे इससे प्रेरणा लेते हुए टीएमसी वालों को ममता बनर्जी को भी उतरना चाहिए। भाई ये किस प्रकार का आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। और हम भी कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल महोदय को सद्बुद्धि दें और इस प्रकार का विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला काम न करें। और उनको अब जब वीसीके ने भी, अच्छा वीसीके के बारे में आपको पता है, वीसीके वो पार्टी है जो दलितों की पार्टी है। जी जी। उन्होंने कंडीशन रखी थी, पहली बात तो दलितों के लिए आप कुछ विशेष आपको कार्यक्रम घोषित करने पड़ेंगे और हमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप दीजिए। वो तो चलिए एक ऐसा मुद्दा है जो वो लोग आपस में निपटाए, जो भी करें। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु के अंदर जहां दलित पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल है, वहां पे अगर 2 विधायक, अब उन्होंने समर्थन पत्र दे दिया तो आप डिले क्यों कर रहे हैं? आप वहां पे उनको नहीं, लेकिन बड़ा सवाल तो सर ये है कि आपको समर्थन पत्र मिला हो या ना मिला हो, आपके पास 104 विधायकों वाली पार्टी, 234 की जहां सदस्य संख्या है जिस विधानसभा में, 108 विधायकों वाली पार्टी आपके पास जा रही है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी का नेता हूं और मुझे सरकार बनाने का आप मौका दीजिए। आपको तो उसी समय आपको दे देना चाहिए, आप ये पत्र लाइए, ये लाइए, आखिर आप कौन होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब आपको निर्देशित कहीं और से किया जा रहा हो, जानबूझकर इन चीज़ों को लिंगर ऑन की जा रही हो, अब उसके पीछे न जाने क्या कारण है। एक आशंका ये जताई जा रही है कि वहाँ पर एक सरकार नहीं बन पाएगी, इसकी संभावना दिखाकर, वहाँ पर इसकी आशंका दिखाकर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया, लगा भी देते, तो ये तो प्रथम दृष्टया खारिज हो जाएगा कि आपने किसी पार्टी को बनाने का मौका कहाँ दिया। तो आप उसको ये इतनी लंबी इस प्रक्रिया को अगर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये मतलब है कि आप कुछ किसी और एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, कोई और खेल यहाँ पर कर रहे हैं और उस खेल के पीछे वो रेफरी कहीं और बैठा हुआ है जो बता रहा है कि आपको कैसे क्या करना है। नहीं देखिए, ये तो स्वतः स्पष्ट है कि किसी के आदेश पे हो रहा है, लेकिन जो भी आदेश दे रहा है वो आग से खेल रहा है। देखिए, जो परंपराएं हैं, जो संविधान है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके अनुसार अरे विजय को वहां जाके क्लेम भी नहीं करना चाहिए था। राज्यपाल महोदय को उन्हें इनवाइट करना चाहिए था जी। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये राज्यपाल का एक उत्तरदायित्व है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उससे कहे कि आप आइए, सरकार फॉर्म कीजिए, 15 दिन का टाइम मैं आपको देता हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस में आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव कीजिए और वहां पे अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सत्ता से हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल हम लोग राज्यपाल महोदय की जय जयकार करते, जो गोवा के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सारे संवैधानिक प्रक्रियाओं का, और उसके बाद आप जो है इनकम टैक्स की इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद जो शशिकला है उनके बेटे के द्वारा उनपे केस करा देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विजय जिन्होंने एक सैद्धांतिक वो ले लिया है, अगर आप उन्हें दबा के और डरा के कि भैया तुम्हारी पार्टी हो गई और हमारा एक विधायक हो गया और बाकी हम एडीएमके हमारे साथ हो गया, हमारा एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ। भाई यही तो बीजेपी ने ऑफर दिया था विजय को। इलेक्शन के पहले विजय ने यही तो ऑफर दिया था कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाना, हम उनसे समझौता कर लो। तो वो यही चाहते हैं हमारा जो एक व्यक्ति जीता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, एआईडीएमके के 8-10 विधायक मंत्री बन जाए, 8-10 विधायक विजय के बन जाएं और हम अपनी भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, विजय पहले इलेक्शन के कह चुके थे, इन्होंने कांग्रेस को ये ऑफर किया था, आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए। लेकिन कांग्रेस उस समय कर नहीं सकती थी क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके के साथ उनका समझौता था, उसको तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब उन्होंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। भाई जिसे जनता ने जनमत दिया है, भाई जनता कह रही है कि इसकी सरकार बननी चाहिए, उसमें रोड़ा क्यों अटका के अपना भविष्य और अपना इतिहास, और इतिहास की जब पुस्तिका लिखी जाएगी उसके अंदर अपना वो खराब कर रहे हैं वर्णन। भाई जो लोकतंत्र में जनता ने, अभी वहां हेरफेर वो तो नहीं कर पाए जो आपने बंगाल में की जी। वहां तो आपने इतने ज्यादा SIR इसलिए नहीं कटवाए, आप जानते थे वहां जीत नहीं पाएंगे। आपने 6-7 लाख वोट ऐड नहीं किए, राजस्थान आसाम से लोगों को भेज भेज के वोट नहीं डलवाए। वहां पे आपने जो है
वहां पे काउंटिंग सेंटर के अंदर जो ये विजय के लोग थे उनको मार मार के नहीं भगाया, जिनमें वोट पड़े थे उन्हीं ईवीएम में वोट गिना, इसलिए वो जीत गया। अगले इलेक्शन में कर लीजिएगा जो हेरफेर आपने बंगाल के अंदर की थी, अगले बार भाई इस 5 साल तो जिसे जनता ने जनमत दिया है, क्योंकि तमिलनाडु जो है एक ऐसा सेंसिटिव स्टेट है और आज के तारीख में सदन जो फीलिंग्स है वैसे ही बहुत ज्यादा हर्ट है। और आपको पता ही है जब देश आजाद हुआ था उसके बाद उन्होंने बार बार इस चीज का आंदोलन किया, उन्होंने द्रविड़ नाडु की बात की, उन्होंने तमिल अपना एक देश बनाने की बात की, लेकिन चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझा बुझा के देश को एकजुट रखा 145। लेकिन आप उस जगह आग पे क्यों खेल के देश की एकता अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, ये मूल प्रश्न है। बिल्कुल, ये मूल प्रश्न है। और दूसरी बात यह कि आप क्या संविधान की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं? संविधान में जो कुछ लिखा है आप उसके बिल्कुल उलट जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये क्यों? इसके लिए तो आपको इस देश की जनता ने जनमत दिया भी नहीं है। बात हम कर रहे हैं कि लोकसभा में जो सीटें सरकार को मिली है, प्रधानमंत्री की पार्टी को मिली है बीजेपी की, और संविधान की वजह से ही यहाँ इस स्थिति में आए हैं। इसके बावजूद यहाँ पर अगर आप संविधान को एक दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जानना चाहता हूँ कि इनको पता है कि अगर हम राष्ट्रपति शासन जैसा कदम उठा लेंगे, और जिस तरह से लिंगर ऑन कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर वो AIADMK की सब पार्टी की सरकार बनवाना चाह रहे हैं, उसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही है। यहाँ तक कि खबर आई कि DMK बाहर से मदद कर देगी, सपोर्ट कर देगी, फिर भी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। आप एकमात्र बीजेपी का MLA है, आप उसको मुख्यमंत्री बना नहीं देंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर ज़रूर ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उसकी भी कहीं कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर यही लगता है कि आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और राष्ट्रपति शासन आप लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचना ही है। तो क्या राज्यपाल महोदय को कहीं ऐसा कोई विश्वास तो नहीं है कि मामला भले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट में से क्या पर वो कितना भरोसा कर पा रहे हैं? यहाँ ये जो जनमत मिला हुआ है TVK पार्टी को, उसका सम्मान तो नहीं कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपनी जो दलीलें हैं सुप्रीम कोर्ट को भी आश्वस्त कर लेंगे क्या इस बात से कि हमने जीती हुई पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, और आप भी अब हमारी तरफदारी करिए, आप जो उनको मत, आप उनका सपोर्ट मत करिए? ये इस बात का यकीन है क्या उनको? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सुप्रीम कोर्ट बाकी ठीक है, वो अपना इस तरह के निर्णय ले सकता है कि साहब वो 27 लाख वोट कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार वो इलेक्शन में वोट दे देंगे। चलिए, अब वो मानिए सुप्रीम कोर्ट है, कुछ ज्यादा हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से इस मामले में वो अपनी पुरानी नजीरों को चेंज नहीं करेगा। और जो मानी बात है कि जनमत, अगर देखिए मैं तो फिर आवेदन करूंगा, मैं तो निवेदन करूंगा तमिलनाडु की जनता से जी, कि जो लोग हम उत्तर भारत के लोग, गोबर पट्टी के लोग नहीं कर पा रहे, वो आप कीजिए। अरे वहां की जनता ने, वहां के नौजवान बच्चों ने, मैंने देखा है वहां पे जितना क्राउड होता है वो ज्यादातर युवाओं का होता है, और युवाओं के सब्र की परीक्षा मत लीजिए गांधीवादी तरीके से, फिर तो एक ऐसा प्रतिरोध शुरू हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जो बंगाल के अंदर नहीं हो पा रहा है, जो बाकी देश के अंदर नहीं हो रहा है। अब आप देखिए बिहार के अंदर, मिश्रा जी, बिहार के अंदर कल बच्चे नौकरी मांगने गए, उनको लाठी से पीट पीट के लहूलुहान कर दिया। अग्निवीर आते हैं, उनको पीट पीट के लहूलुहान कर देते हैं, किसान बैठ जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो भैया ये क्या आप चाहते क्या हो देश के अंदर? क्या आप जो है बच्चों को नौकरी, जब आप बिहार के अंदर, क्या बंगाल के लोग नहीं देख रहे होंगे यूट्यूब के अंदर किस प्रकार से बिहार के लोगों को नौकरी मारने में पीट रहे हैं और कह रहे हैं ममता बनर्जी ने नौकरी नहीं दी? अरे यार, बिहार में तुम जब नौकरी नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश में तुम नौकरी नहीं दे रहे, जहां बच्चे सड़क पे आते हैं, जब फैक्ट्री वर्कर सड़क पे आते हैं तो उन्हें पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, उनको जेल के अंदर भेज देते हैं, फिर वो ट्रेस नहीं होते हैं। तो क्या ये बंगाल के लोग नहीं देख रहे हैं? लेकिन चलिए, मैं तो ये कहता हूं कि भैया अभी भी राज्यपाल महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि चलिए जो भी है, लोकतंत्र की जो हश्र हो रहा है खत्म हो गया, तानाशाही आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इतनी मर्यादा रखिए कि तमिलनाडु के बच्चों से, युवाओं के मत से खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिए, और विजय को सरकार बना लेने दीजिए। अगर वो अच्छी सरकार चलाएगा तो एक अद्वितीय उदाहरण होगा, चलाएगा तो जनता खुद ही उखाड़ के फेंक देगी। लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी है कोई परमानेंटली आके बढ़ जाएगा, या उसके विजय के पास कोई भारतीय जनता पार्टी जैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं। भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी तो आपके पास है। अब सुन रहे हैं जो वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मनोज अग्रवाल साहब, अब वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो बंगाल के अंदर काम किया है उसके लिए उनकी योग्यता सिद्ध हो गई है। तो भैया अग्रवाल, गर्ग, गोयल, बंसल
अब ठीक है महाराज, यही हिंदुत्व का मतलब अगर यही होता है तो करते रहे। अभी सुनने में स्वामी और शर्मा अभी सुनने में आ रहा है कि अभी वो बंगाल में चीफ सेक्रेटरी बनाए जाएंगे, उसके बाद फिर जब ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल खत्म होगा तो शायद उनको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इनाम उनको दिया जाएगा ये बता दिया गया है, हालांकि वो रिटायर भी होने वाले हैं शायद, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आज सरकार वहाँ पर शपथ ग्रहण हो भी गया। शपथ ग्रहण से पहले ही प्रधानमंत्री का जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि वो उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया। अब ये वीडियो वायरल हो गया, लेकिन क्या, और कई ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए थे, उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर और आखिरकार यहाँ तक पहुँचाकर, यानी मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठाकर, क्या भ्रष्टाचार को देश से समाप्त करने का एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री ने नहीं चलाया है? आप इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे या नहीं देंगे? एक तरफ हिमंता बिश्व शर्मा की, बिल्कुल श्रेय दूंगा जी भाई। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेसी, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा कैंपेन किया था कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी आसाम के हैं, आज चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ। फिर उसके बाद सम्राट चौधरी का इतिहास तो इनसे भी ज्यादा बेटर है। उनके पिताजी आरजेडी में मिनिस्टर थे, फिर वो खुद आरजेडी में थे, फिर वो जेडीयू में गए, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर उनपे एक, जब वो युवा थे तो उनपे मर्डर चार्ज लगा था, फिर वहां वकील साहब ने लिख के दिया कि वो अभी बच्चे हैं इसलिए उनको छोड़ दिया जाए, फिर वो छूट गए थे। फिर अजीत पवार, जिन पे 72,000 करोड़ का, फिर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चलिए उनको निपटा दिया गया प्लेन क्रैश के अंदर। और यहाँ ये शुभेंदु अधिकारी, तो देखिए ये गुण संपन्न होने के लिए समझ लीजिए मिश्रा जी और आपके और हमारे लिए अब कोई भविष्य नहीं है राजनीति में। अगर आप आ भी गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, या तो जम के भ्रष्टाचार कीजिए, खूब जम के पैसा लीजिए, मेज के नीचे से ऊपर से लीजिए, लाखों करोड़ों रुपए लिए, कोयले की दलाली करिए, शारदा नारदा स्कैम कीजिए, और उसके बाद अगर आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो ऊंचा पद आपको कोई मिल सकता है। जो मैं बात पहले कह रहा था उसको जरा कंप्लीट करने दीजिए। जी भाई ठीक है, वही राजीव अग्रवाल साहब थे, फिर वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हो गए, फिर वो मनोज कुमार अग्रवाल साहब होंगे। अरे ठीक है, ब्राह्मणों के लिए आपने आरएसएस प्रमुख का पद तो सुरक्षित कर दिया है। अरे भैया, कम से कम मुख्य चुनाव आयुक्त जो आप बना रहे हैं उसमें सारे वैश्य समाज के लोग होंगे, हिंदुओं को वही रिप्रेजेंट करेंगे, या उसमें दलितों का, ओबीसी का, ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, बनियों का ही केवल आधिपत्य होगा कि हिंदू समाज के बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा? नहीं, अब बीजेपी तो इन सारी चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती है, जाति पाति धर्म वगैरह पर। वो तो सर्वधर्म संभाव, सबका साथ सबका विकास। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने अभी जब चुनाव जीते हैं उसके बाद उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास तो होगा ही और सबका हिसाब भी होगा। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने, जो प्रधानमंत्री नहीं जोड़ पाए थे, इसको उन्होंने जोड़ दिया है कि सबका हिसाब भी होगा। हिसाब किताब में वो काफ़ी पारंगत हैं ही, वो बात प्रधानमंत्री ने ही बता दी कि कैसे एक तरफ से लेते हैं नोट और जेब में डालते हैं, उनका ही वीडियो है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, पर अब कैसे कैसे हिसाब करेंगे वो दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस दिन से नतीजे आए हैं उसके बाद से वहाँ पर कैसे हिसाब किया जा रहा है। राज्य भले ही वहाँ पर जल रहा हो, अब देखना है कि क्या कुछ करते हैं। लेकिन तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है वो बहुत गंभीर है। जो बात आपने कही कि एकदम पूरी तरीके से अभी तक ऐसा लग रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, व्यवस्था नष्ट हो रही है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे आप उसको नष्ट कर दे रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है कि आपको संविधान की परंपराओं का सम्मान करने का जैसे लगता है कि आप अपमान करना ही आपका नैतिक दायित्व बन गया है। गवर्नर जैसे पद पर बैठकर अब इस तरीके से अगर कर रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इतिहास में उनको किस तरह से तमिलनाडु के लोग किस तरह के गवर्नर के रूप में याद करेंगे। नहीं, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ये नहीं सोच रहे हैं, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं सोच रहे हैं, अगर पुलिस अधिकारी ये नहीं सोच रहे हैं, अगर आईएएस अधिकारी ये नहीं सोच रहे हैं, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, या करना पड़ता है या करना चाहिए मुझे, वो ये कहते हैं कि 27 लाख वोट कट गए तो कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे देंगे। फिर आपको पता है कि वहां जो ट्राइब्यूनल बना था उसके जो चेयरमैन थे, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जी। इसका मतलब है कि उनके भी कॉन्शियस जो है वो जग गई है, उन्हें भी पता चला है क्या हेर फेर हो रही है, क्योंकि वहां पे जितने लोगों को उन्होंने क्लियर किया उनको भी वोट का अधिकार नहीं मिला जी।
जो ट्राइब्यूनल चेयरमैन ने जो जितने नाम क्लियर किए थे कि इनको वोटर लिस्ट में डाल दिया जाए, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में। इसका माने ये सारे लोग जो है ये केवल एक प्रकार से दिखाने के चेहरे हैं, मुखौटा हैं ये। बाकी जो काम होना है, बीएलओ कोई भी नाम डाले, कोई भी निकाले, वो सेंट्रल ऑफिस से उनको फिर वो साहब वो विसंगति हो गई और साहब गुप्ता लिखा था, बेटे ने गुप्ता नहीं लिखा, नाम में पूरा लिखा अखिल स्वामी लिखा, पिताजी ने सुधाकर प्रकाश स्वामी लिखा, तो अखिल क्यों लिखा, आपने स्वामी क्यों नहीं लिखा? अरे भैया डीएनए टेस्ट करा लो यार। लेकिन अब एक परिवार में 4 भाई हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यार, तुम सबका डीएनए टेस्ट कराओ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम दिया है चुनाव आयोग ने। मुझे लग रहा है कि जज साहब भी नहीं समझ पाए कि चुनाव आयोग की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैसी है, फिर उन्होंने कहा कि निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उसका एक तरीके से उन्होंने खुलासा किया है, या जो आरोप लग रहे हैं उसकी पुष्टि की है कि कैसे 1770 मतलब लगभग 2000 नाम उन्होंने 1777 लोगों का की जो वो थी जो क्लेम थे उनको उन्होंने क्लियर किया था। उसमें केवल 60 लोग ऐसे पाए गए जो गलत तरीके से उसमें मतदाता लिस्ट से बाहर थे, यानी 96% लोग वो सही हैं, मतदाता सूची के लिए अर्ह हैं, एलिजिबल हैं, फिर भी उनको बाहर कर दिया गया। अब ये दिखा रहा है अब 30 लाख 27 लाख लोग जो भी हैं, यानी उसमें से 25 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। कम से कम यानी हम माने तो 25 लाख लोगों को आपने वोट देने से उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए पश्चिम बंगाल में। बहुत ही गंभीर ये बात है और देखते हैं अब इस पे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरी व्यवस्था को ही एक तरीके से एक कैप्चर कर लिया गया है। अब प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पंजाब में भी मुख्यमंत्री की तलाश बहुत जोरों शोरों से हो रही है, बहुत तेजी दिखाई जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि यहां तमिलनाडु में नई सरकार बनने से पहले पंजाब में ही ना नया मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, इलेक्शन के पहले तो नहीं बनेगा, लेकिन राघव चड्ढा को चढ़ा दिया गया है। फिर वहां एक वो हैं इसके आम आदमी पार्टी के मंत्री साहब थे, उनको अरोड़ा साहब कौन से थे जो पहले राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, सभा गए, छापेमारी हो रही, गिरफ्तार भी कर लिया गया उनको जी, अरेस्ट हो गए, वो अरेस्ट हो गए जी, हो गए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि पंजाब चालू हो गया है, तो मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है कि अब इसमें जो भी सरेंडर कर देगा वो फिर अगला मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि अपना तो जनाधार और अपने नेता तो वहां पर है नहीं। तो दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, हालांकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चले गए थे कैप्टन साहब, लेकिन कैप्टन साहब शायद उनके पैरामीटर पर खरे उतरे नहीं। तो अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अब लोगों की तलाश शुरू हो रही है। अब देखते हैं कि चुनाव से पहले वहाँ बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर चुनाव के बाद। नहीं, कंगना रनौत को बना देना। कंगना रनौत इज ए गुड कैंडिडेट। कंगना रनौत अच्छी बुद्धिमान भी हैं, उन्हें पता है, इतिहास का भी ज्ञान उन्हें काफ़ी है। 2014 के बाद देश स्वतंत्र हुआ है और सुना एयरपोर्ट में जो एक सिख अधिकारी थी उन्होंने उनका अच्छा ट्रीटमेंट भी किया था। तो कंगना रनौत को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, अच्छा है। हाँ, लेकिन स्मृति ईरानी तो बेचारी बड़ी निराश है। वो स्मृति ईरानी वहां पंक्ति में खड़ी हुई थी, वो हाथ जोड़े खड़ी थी, 3 बार नमस्कार किया, मोदी जी ने उनको जवाब ही नहीं दिया। अब बेचारी सोच रही थी कि मैंने इतना साथ दिया तो मुझे शायद नमस्कार का जवाब दें। स्मृति ईरानी जी को तो भी बेचारी बड़ी परेशान होंगी। लेकिन देखिए अब ये मिशन चल रहे हैं, इस मिशन में कहीं इस बात का ध्यान नहीं है कि चीन भी हमारे साथ दुष्टता, चीन के लिए सारे इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जी हाँ। अच्छा, वो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं, वो देश कोई आतंकवादी नहीं होता है, कोई धर्म आतंकवादी नहीं होता है। जो बात कांग्रेस कहती थी, जिसके लिए आलोचना होती थी, वो राजनाथ सिंह कर रहे हैं, वो निंदा मंत्री हैं। अच्छा, तो ये अब देखिए, ये तो अब अच्छे खेल, लेकिन चलिए बंगाल के लोगों से अब मैं ये निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अब जीत गए आप, चलिए फिर से जीत गए, बेमानी से जीत गए, ईवीएम बदल के जीत गए, मारपीट करके जीत गए, लेकिन अब 3000 रुपए बंगाल की महिलाओं को जरूर दीजिएगा और लगातार दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद केवल बंगाल की महिलाओं को क्यों, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को दीजिएगा। फिर उसके बाद वहां पे आप जो आपने वादे किए हैं सारे वादे पूरे कीजिएगा। नारी सम्मान ऐसा मत कीजिएगा जैसे आप कर रहे हैं वो अपनी महुआ मोइत्रा के साथ और ममता बनर्जी के साथ और सायोनी घोष के साथ। सायोनी घोष के कितने ज्यादा भद्दे भद्दे मीम्स बना के डाले जा रहे हैं, इतने गंदे मीम्स बनाए जा रहे हैं। 31 साल की एक बेटी, एक भारत की बेटी, चलिए उसके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, बीजेपी से अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बेटी, हमारे लोगों के उम्र के लोगों को शर्म नहीं आ रही है 31 साल की एक बच्ची के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। और आप लोग जहां सीता जी का
चीरहरण हुआ था, पूरा समाज उससे उद्वेलित, आज तक इस तरह से उद्वेलित रहता है। और इस प्रकार से 31 साल की बच्ची का अपमान हो रहा है और हमारे बुजुर्ग और हमारे ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो चीरहरण को देख रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो है वहाँ पर। ये किस तरीके से किया जा रहा है। बहुगा बोईत्रा ने खुद अपना वीडियो, कल भी हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे कि हवाई जहाज़ में बैठ रही हैं, वहाँ उनके साथ अभद्रता की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के घर के बाहर लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो दिखाई पड़ रही हैं। अब देखते हैं इसका कैसे निराकरण होता है। लेकिन अब जबकि वहाँ वीसीके का भी समर्थन पत्र मिल गया है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, तो क्या लग रहा है कि गवर्नर साहब बुलाएंगे कि आप आइए सरकार बनाइए, या फिर उनके दिमाग में कोई और फितूर चल रहा है, कुछ और षड्यंत्र चल रहा है, कुछ और क्या करने के लिए उनको निर्देशित किया जा रहा है और वो विजय को फिलहाल नहीं बुलाएंगे? क्या आपको संभावना दिखाई पड़ रही है? नहीं, एक तो होता है क्या करना चाहिए, तो उनको बिल्कुल शपथ दिला देनी चाहिए। और कर नहीं, क्या वो सकते हैं? करना चाहिए वाले में तो विधायक अगर करना चाहिए वाले में जाते तो अगले दिन जब वो गए थे तभी उनको कह देते हाँ ठीक है आप जाइए, आप शपथ लीजिए, मैं दिला रहा हूं, और आप 10 दिन 15 दिन जो भी होता अपना समय देते कि आप अपना वो बहुमत साबित कर दीजिए। इस पर तो कोई वो चल गए ही नहीं। उन्होंने ये बता दिया कि हम उस तरह के नहीं हैं, हम न्यू इंडिया वाले गवर्नर हैं। लेकिन अब जबकि पूरा का पूरा बहुमत उनके साथ दिखाई पड़ रहा है, पूरी सूची लेकर वो तैयार है, तब इस स्थिति में मैं पूछ रहा हूं कि अब दिला पाएंगे कि अभी भी कुछ उसमें पेश लगा देंगे वो? नहीं, मैं उन्हें राय तो नहीं दूंगा, ये तो संविधान के अगेंस्ट होगा। लेकिन वो ये कर सकते हैं, हर विधायक का आधार कार्ड लेके आए विधायक, और उसके अंदर उनका बिल्कुल उंगलियों के निशान चेक किए जाएं, आंखों के निशान चेक किए जाएं, फिर उसमें देखा जाए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है कोई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपने सलाह दे दी। अब इसका पालन वो जरूर करेंगे। अब भाई देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दक्षिण भारत के नाम, जी हाँ, दक्षिण भारत के लोगों के नाम में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर तो मुझे लगता है शायद ही कोई बचे जिसको वो ना खारिज कर दें। तो मतलब ये पूरे हिंदुस्तान में केवल बंगाल के अंदर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लॉजिक चला है। अब वो हो सकता है वो कहें राज्यपाल महोदय लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, आपके पिताजी तो कुछ और लिखते हैं, आप कुछ और सरनेम लिखते हैं, हाँ। इसलिए आपको मैं नहीं मानूंगा। फिर उनके उंगलियों के निशान लिए जाएं, फिर उनसे कहा जाए कि आप बिल्कुल गस्टेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा के ले आइए, वही आदमी है जो इलेक्शन जीते हैं। फिर वो गस्टेड ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह देगी बेटा तुम्हें ईडी की रेड करा देंगे, तुम सर्टिफिकेट मत देना। फिर उसके बाद कहेंगे नहीं तुम्हारी मेजोरिटी नहीं, तुम जाओ यार। एक विधानसभा का सदस्य है बीजेपी का, वही चीफ मिनिस्टर की शपथ लेगा और 5 साल के बाद वो अपना प्रूव करेगा मेजोरिटी। बिल्कुल, उनको 5 साल का पूरा समय दे देंगे और कहेंगे कि प्रूव करो। और जिसके पास 108 विधायक हैं, जिसकी अपनी पार्टी के, और समर्थन उसके पास 121 विधायकों का है, उसको वो सरकार बनाने का मौका नहीं देंगे। और ये हैरानी की बात नहीं है, ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन अब देखना है कि करते हैं या फिर वो संविधान के जो नियम कानून हैं, संविधान के जो कायदे हैं, संविधान की जो परंपरा है उसका पालन करते हैं। और संविधान की परंपरा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा इस पर फैसला भी है, निर्णय भी है कि बहुमत साबित करने की जगह गवर्नर का बंगला, गवर्नर का लॉन या फिर कोई पार्क नहीं होता है। सदन इसीलिए बना हुआ है, विधानसभा और लोकसभा इसीलिए बने हुए हैं कि वहाँ पर बहुमत साबित किया जाता है, उसका एक पूरा तरीका होता है। तो देखना होगा कि गवर्नर साहब परंपराओं पर चलते हैं या फिर अपना कोई यूनिक अपना तरीका निकालते हैं या राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कुछ भी होता है, सरकार बनाने के लिए विजय को आमंत्रित नहीं करते हैं, तो फिर ये संवैधानिक परंपराओं का पूरी तरीके से मखौल उड़ाना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मखौल उड़ाते हैं या फिर मखौल अभी तक तो काफ़ी कुछ उड़ा चुके हैं, लेकिन शायद अब जाकर वो इस परंपरा का पालन कर लें, क्योंकि अब सीधे सीधे सूची लेकर विजय टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके समर्थक बता रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, रहेगी इस पर निगाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपने समय दिया, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत सारी चीज़ें बताई और आपने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को तरक्की मिलती है। उसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, आज उन्होंने शपथ ली, 10 साल पहले प्रधानमंत्री उनको क्या कहा करते थे। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।
आप फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।